हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 14.1 प्रारंभ करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को यहाँ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखो, आपको एक सारणी दी गई है, तो उसमें जैसे आपको एक पंक्ति में दिया हुआ है पौधों की संख्या और दूसरी पंक्ति में घरों की संख्या है। तो देखिए 0 से 2, इसका मतलब ये हुआ कि या तो कोई भी पौधे नहीं से लेकर 2 पौधे तक जिन घरों में हैं ऐसे घर आपके पास एक दिए हुए हैं। 2 से लेकर 4 पौधे जिन जिन घरों में हैं ऐसे घरों की संख्या 2 है। इसी तरीके से आप देखिए आपके पास बहुत सारे मान दिए हुए हैं और अंत में दिया हुआ है कि 12 से 14 पौधों के बीच में जिन घरों में हैं वो घर संख्या में 3 है। अब यहां से आपको बोला गया है कि माध्य आपको निकालना है, प्रति घर कितना होगा, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। बेसिकली आपसे यह भी बोला गया है कि आखिर आप कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि उस विधि का नाम क्या है और आखिर क्यों आप ऐसा यूज कर रहे हैं। तो अब यहां से देखो कि इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको एक सारणी बनानी होगी। तो यहां पर आप देखिए हमने एक सारणी बना ली है। सबसे पहले स्तंभ में हम लिख देते हैं यहां पर पौधों की संख्या, और यहां पर हम लिख देते हैं घरों की संख्या। अब यहां से आप ये देखिए पौधों की संख्या आपको एक अंतराल में दी हुई है। जैसे आप देखिए 0 से 2 पौधे के बीच में, 2 से 4 पौधे, 4 से लेकर 6 पौधे, 6 से 8 पौधे, 8 से 10, 10 से 12 पौधे और अंत में 12 से 14 पौधे। ये बेसिकली आपको दिया हुआ है और आपको घरों की संख्या दी हुई है 1, 2, 1, 5, 6, 2 तथा 3। अब यहां से आप ये समझिए कि आपको जो पौधों की संख्या दी हुई है, तो यहां पर आपको अंतराल में दिया हुआ है, तो आपको तो एक फिक्स वैल्यू चाहिए होती है, तो आप यहां पर बेसिकली x निकालेंगे, तो आप उसे xi करके बोल सकते हैं या आप x भी बोल सकते हैं उसे। इसी तरीके से घरों की संख्या है, अर्थात एक तरीके से बारंबारता दी हुई है, क्योंकि आप ये देखो कि 0 से 2 पौधे जिन जिन घरों में ऐसे घरों की संख्या 1 है, अर्थात ऐसे घर एक बार आ रहे हैं। 2 से 4 पौधे ऐसे आप देखोगे घर 2 बार आपके पास आ रहे हैं, तो बेसिकली ये बारंबारता लिखी हुई है, तो आप इसको fi लिख सकते हो। तो यहां से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर xi कैसे निकाला जाता है। तो xi आपके पास होता है अपर लिमिट अर्थात उच्च सीमा प्लस लोअर लिमिट अर्थात निम्न सीमा का औसत। तो यहां से आप लिख सकते हो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो ये आपका xi निकालने का फॉर्मूला होता है। तो जैसे मैं ये देखिए 0 प्लस 2/2 कर दूंगा यहां पर, तो मैं पहले वाले के लिए तो देखिए निकाल रहा हूं ढंग से, तो ये देखो 2/2 अर्थात 1 आ जाएगा। इसी तरीके से xi इसके लिए निकालोगे तो 2 प्लस 4/2, तो ये देखो आपके पास 6/2 अर्थात 3 आ गया। इसी तरीके से देखो आप यहां पर निकालोगे तो 4 प्लस 6/2 अर्थात 10/2, तो ये 5 आ गया। यहां पर आपके पास 6 प्लस 8/2 अर्थात 14/2, तो 7 आ गया। यहां पर देखिए 18/2 आएगा, क्योंकि उच्च सीमा और निम्न सीमा को यदि आप जोड़कर उनका औसत निकालेंगे तो फिर 9 आपके पास आ जाएगा सरल करने पर। इसी तरीके से देखिए 22/2 अर्थात 11 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास 26/2 अर्थात 13 आ जाएगा। तो देखिए आपने बेसिकली xi निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि fi भी आपने निकाल लिया है, तो अगला जो हमारा स्तंभ है उसको हम fi xi नाम दे देते हैं, अर्थात fi वाले स्तंभों का गुणा xi वाले स्तंभों से अब हम करेंगे। तो यहां देखिए fi वाले स्तंभ आपके पास ये वाले हैं घरों की संख्या, और xi आपने ये निकाल लिया है मध्यमान उच्च सीमा और निम्न सीमा का। तो देखिए 1 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 1 आ गया, 3 का गुणा अब आप 2 से करेंगे तो देखिए 6 आ जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, 7 का गुणा 5 से करोगे तो 35 आ गया, 9 का गुणा 6 से किया तो 54 आ जाएगा, 11 का गुणा 2 से किया तो 22 आ गया, और अंत में 13 का गुणा 3 से किया तो 39 आ जाएगा। तो अब यहां से आप देखो आपके पास बेसिकली आपने fi xi निकाल दिया। अब आपको जरूरत होती है fi के सभी मानों का योगफल की।
अर्थात इस वाले समूह के, इस वाले स्तंभ के सभी मानों का योगफल। तो देखिए एफ आई के सभी मानों का योगफल आप सिग्मा एफ आई करके लिख सकते हो। तो आप देखो इनको जोड़ो, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20, अर्थात आपके पास टोटल 20 घर दिए हुए हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कुल बारंबारता 20 दी हुई है। इसी तरीके से आप सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई यदि आप निकालेंगे, अर्थात आप इन सभी मानों को जोड़ देंगे। तो देखिए 1 और 6 7 और 5 12 और 35 यदि आप जोड़ेंगे तो 47 और ये 54 यदि आप जोड़ेंगे तो 101 आ गया, और 101 और 22 123 आ गया, 123 और 39 162 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इन सभी को जोड़ लिया तो आपके पास 162 आया है। अब आपको तो चूंकि माध्य निकालना है, तो देखिए माध्य का फॉर्मूला आपने सीखा है, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, अर्थात एफ आई एक्स वाई वाले सभी अवयवों का योगफल बटे कुल बारंबारता। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने निकाला 162 आया है, बटे सिग्मा एफ आई अर्थात कुल बारंबारता आपके पास 20 आई है। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास ये 8.1 आ जाएगा। अब इसका मतलब माध्य आपके पास 8.1 आया, तो माध्य का मतलब तो यही हुआ कि आपसे जो पूछा गया था प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, अर्थात आप देख रहे हो कि एवरेज अर्थात औसतन एक घर में 8.1 पौधे लगे हुए हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1। तो इस तरीके से आपने पहले भाग को तो हल कर दिया। अब हम दूसरे भाग में बढ़ेंगे, तो उसमें आपको बोला गया था कि आखिर आप कौन सी विधि यूज कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो आपने विधि यूज करी है उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पर हमने प्रयोग विधि या प्रयुक्त विधि जो हमने यूज करी है वो है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि जब आपने देखा था हम सीधे निकाल देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो उसको हम प्रत्यक्ष विधि बोल देते हैं। और आखिर क्यों हमने ऐसा यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स आई तथा एफ आई के मान छोटे हैं। तो आपने सीखा था कि जब एक्स आई और एफ आई के मान छोटे हों तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं माध्य का। तो इसी विधि को हम प्रत्यक्ष विधि बोलते थे। तो इस तरीके से हमने ये भी बता दिया कि आखिर हमने कौन सी विधि यूज करी और क्यों करी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं हम। यहां पर बोला गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। बंटन मतलब बेसिकली बांटना। तो ये आपको मजदूरों के बंटन दिए हुए हैं दैनिक मजदूरी के। देखिए पहले स्तंभ में आपको दैनिक मजदूरी दी हुई है रुपए में, और दूसरे पंक्ति में आपको श्रमिकों की संख्या दी हुई है। यहाँ पर जैसे आप देखो, अगर हम पहले वाले अवयव को लें तो 100 से 120, इसका मतलब है कि ऐसे मजदूर जिनको 100 रुपए से 120 रुपए तक मिल रहे हैं, ऐसे मजदूरों की संख्या 12 है। ऐसे मजदूर जिनको 120 से 140 रुपए तक मिल रहे हैं, ऐसे मजदूरों की संख्या 14 है। इसी तरीके से आपको देखिए डाटा दिया हुआ है, तो आपको अंत में दिया हुआ है 180 से लेकर 200 रुपए तक मजदूरी कमाने वाले लोगों की संख्या 10 है। तो आपको आगे बोला गया है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपने देखा कि आपको दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है माध्य अर्थात औसतन। तो यहां पर आप फिर से एक सारणी बनाएंगे। तो आपने देखिए सारणी तो बना ली है यहां पर। अब हम यहां पर लिख देते हैं इस सारणी में स्तंभों में जो मान आप लिखेंगे। तो यहां पर आप लिख रहे हैं दैनिक मजदूरी। ध्यान रखें ये दैनिक मजदूरी आपके पास रुपए में है। फिर यहां पर आप लिख सकते हैं श्रमिकों की संख्या। अब यहां पर आप ये देखो कि दैनिक मजदूरी आपको दी हुई है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180,
और 180 से 200। अब हम xi निकालते हैं। तो xi आपने सीखा था कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है, अर्थात उच्च सीमा और निम्न सीमा का औसत होता है। तो यहाँ पर देखिए एक मान मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ, 120 प्लस 100 बटे 2, तो देखिए 220 बटे 2 आएगा, अर्थात 110 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप 140 प्लस 120 बटे 2 निकालेंगे तो आपके पास 130 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 150 आ जाएगा। 180 प्लस 160 बटे 2 170 आ जाएगा। और 200 प्लस 180 को यदि आप जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 190 आ जाएगा। तो आपने देखिए xi तो निकाल लिया। अब हम बात करते हैं fi अर्थात श्रमिकों की संख्या। तो fi मतलब बारंबारता होता है, तो बेसिकली श्रमिकों की संख्या बारंबारता ही तो है। आप देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि 100 से 120 रुपए मजदूरी कमाने वाले लोगों की संख्या 12 है, अर्थात ऐसे मजदूरों की संख्या जो 100 से 120 रुपए कमा रहे हैं उनकी आवृत्ति या बारंबारता 12 है। तो एक तरीके से श्रमिकों की संख्या बारंबारता हो जाएगी। तो आप देखो ये 12 है, 14 है, 8, 6 और 10 आपने लिख दिया। अब जो अंतिम आपके पास स्तंभ रहता है उसको आप fi xi लिख देते हैं, अर्थात सभी पंक्तियों में से आप xi और fi का यहाँ पर गुणा करके लिख देते हैं। देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर 110 और 12 का गुणा करना होगा आपको, तो 110 और 12 का यदि आप गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1320। इसी तरीके से आप देखो 130 और 14 का यदि आप गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1820। यहाँ पर आप देखो 150 और 8 का यदि आप गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1200। ध्यान रखें गुणा करना काफी आसान है क्योंकि आपको 15 का 8 से गुणा करना है, क्योंकि जीरो को तो आप अंत में लगा ही देंगे। इसी तरीके से देखो 170 गुणा 6 है, लेकिन आप तो 70 गुणा 6 कर दो तो 102 आ गया, और ये जीरो अंत में लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर कर देंगे। इसी तरीके से देखो 19 का 1 से गुणा करो तो 19 आ गया, और ये जीरो और एक जीरो, ये तो 2 जीरो आप यहाँ पर लगा देंगे। तो आपने fi xi भी निकाल दिया। अब हम यहाँ पर सभी श्रमिकों की संख्या का योगफल निकाल लेते हैं, अर्थात कुल बारंबारता निकालते हैं। उसको तो हम सिग्मा fi बोलेंगे क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है योगफल करना। तो देखो 12 और 14 ये आपके पास 26 हो गया, और 8 34, और 6 40, और 10 50, अर्थात आपके पास 50 श्रमिक आ चुके हैं। और आप ये देखिए आप जांच भी कर सकते हो क्योंकि आपको प्रश्न में बोल दिया गया था पहले ही कि 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी आपको दी गई है, अर्थात श्रमिकों की संख्या 50 ही होनी चाहिए। तो आप एक तरीके से यहाँ पर अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो इनको जोड़ा है वो सही जोड़ा है या नहीं, तो ये 50 ही आना चाहिए था। फिर आप देखिए इनको जोड़ेंगे तो 1320 और 1820, 1200, 1020 और 1900, इन सभी को साथ में जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर बेसिकली हम fi xi का सिग्मा निकाल लें, अर्थात उनका योगफल निकाल लें। तो देखिए जब आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0, 6, 72, अर्थात ये आपके पास 7260 आ चुका है। अब चूंकि आपके पास 7260 ये सिग्मा fi xi आ गया, तो अब आपको तो बेसिकली माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो देखिए मान लगाओगे तो ये 7260 बटे 50 आ जाएगा। तो आपने जीरो से तो जीरो कैंसिल कर दिया आसानी से। फिर उसके बाद आपके पास बचा है 726 बटे 5। तो देखो अगर आप 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आपके पास एक आ गया, 22, 5 चौका 20, 26, 5 पॉइंट, और ये 2 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जो माध्य है वो 145.2 आ जाएगा। अब यहां से आप ये देखो आपको तो माध्य निकालना है दैनिक मजदूरी, इसका मतलब ये हुआ कि माध्य तो बेसिकली मजदूरी का हुआ, इसलिए दैनिक मजदूरी मैं लिख देता हूं यहां पर माध्य दैनिक मजदूरी, तो वो आपके पास हो जाएगी 145.2, और मात्रक लिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये रुपए में आपके पास आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मजदूर की औसत या माध्य आयु प्रतिदिन 145.2 रुपए होगी। तो अब देखिए हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च यहां पर आपको वो दे दिया गया है, रुपए 18 है।
तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए एक सारणी दी हुई है और आपको बोला गया है कि इस सारणी में दैनिक भत्ता है बच्चों का खर्च करने का और बच्चों की संख्या है। यहाँ पर आपको जैसे मैं एक दो डाटा आपको पढ़कर बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। तो ये दिया हुआ है 11 से 13 रुपए खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 7 है। 13 से 15 रुपए तक के बीच में जो खर्चा करते हैं ऐसे बच्चों की संख्या 6 है। इसी तरीके से आप देखो 19 से 21 रुपए खर्च करने वाले बच्चों की संख्या आपको नहीं पता है तो आपको उन्होंने F बोल दिया है। और आपको यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा एक डाटा दे दिया गया है, माध्य दे दिया गया है बेसिकली 18 रुपए। तो आपको इस F का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से आप ये देखो कि आखिर हम इस F का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो तरीके हैं ऐसे सवालों को हल करने के लिए। ऐसे नहीं बल्कि किसी भी माध्य निकालने के लिए हमारे पास कोई भी सवाल हो माध्य निकालने का ध्यान रखें तो उसके लिए हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं, सभी तरीके से एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम मेथड 1 लेते हैं जो अभी तक हम करते हुए आए हैं पहले और दूसरे सवालों में। तो यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सारणी तो बना ली। अब हम इनमें स्तंभों के नाम लिख देते हैं। तो ये है आपके पास दैनिक भत्ते वाला स्तंभ। ध्यान रखें दैनिक भत्ता है ये लेकिन रुपए में है। यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ रुपए में है। फिर आपको बच्चों की संख्या दी हुई है तो आप लिख दीजिएगा बच्चों की संख्या। अब ये देखिए बच्चों की संख्या बेसिकली एक ये बारंबारता ही तो हुई तो आप इसको FI का नाम दे दीजिएगा। और अब चूंकि दैनिक भत्ता आपने देखा अंतराल में लिखा हुआ है तो जब भी अंतराल में लिखा हो तो आप एक फिक्स वैल्यू चाहते हैं, अंतराल नहीं चाहते हैं कभी भी। तो आप अर्थात XI निकालेंगे और फिर यहां पर आप लिख सकते हैं FI XI। तो ये तो जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं बिल्कुल वैसी सारणी आपको बनानी थी। तो देखिए दैनिक भत्ता हम लिख लेते हैं 11, 13, 13 से लेकर 15, 15 से लेकर 17, 17 से लेकर 19, 19 से लेकर 21, 21 से लेकर 23, 23 से लेकर 25। अब आप ये देखिए XI हमने पहले भी निकालना सीखा है, मैं एक निकाल देता हूं। XI आपके पास होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो यहां पर आप देखो यदि आप इसके लिए निकालोगे इस पंक्ति के लिए XI तो वो आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 13 बटे 2। तो ये 24 बटे 2 अर्थात 12 आ गया। इसी तरीके से देखो 13 प्लस 15 बटे 2 अर्थात 28 बटे 2 आ जाएगा तो 14 आ गया। यहाँ पर आप निकालोगे तो 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आएगा, यहाँ 22 आ जाएगा और यहाँ देखो 23 प्लस 25 बटे 2 करोगे अर्थात 48 बटे 2 तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो FI जो आपको दिए हुए हैं वो है आपके पास 7, 6, 9, 13 और यहाँ आप देखो ये आपके पास F हो जाएगा क्योंकि F का मान तो आपको निकालना ही है तो आपने यहाँ पर F लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कुछ इस तरीके से दर्शा देता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें ये F का मान निकालना है। अब आप FI XI करोगे अर्थात XI का गुणा FI वाले अवयवों से करोगे तो 12 गुणा 7 यदि करेंगे आप तो 84 आ जाएगा। 14 गुणा 6 करेंगे तो भी आपके पास 84 आएगा। 16 गुणा 9 करने पर आपके पास 144 आ जाएगा। 18 गुणा 13 यदि आप करेंगे तो आपके पास 234 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 20 का गुणा आप F से करोगे तो 20 F आ जाएगा। 22 का गुणा 5 से करेंगे तो आपके पास 110 आ जाएगा और 24 का गुणा 4 से करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो आपने देखिए FI XI भी निकाल लिया अर्थात गुणा भी इनका कर दिया है। देखिए यहाँ पर भी मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि जोड़ने में हमें गलती ना करें। तो यहाँ पर आप देखो सिग्मा FI अर्थात सभी FI का आप योगफल निकालोगे, कुल बारंबारताओं का योगफल। तो यहाँ पर देखिए कुल बारंबारता के लिए आपको बच्चों की संख्या तो दी नहीं है कि क्या है टोटल बच्चों की संख्या, तो आपको यहाँ पर जोड़नी ही पड़ेगी। तो आप देखो 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 और 5 40 और 4 44 तो ये 44 प्लस F आ जाएगा क्योंकि F तो ये है ही चल ही रहा है। तो इस तरीके से आपने कुल बारंबारता निकाली 44 प्लस F। अब आप निकालेंगे सिग्मा FI XI अर्थात इन सभी का योगफल आप करोगे तो यहां से आप देखो 84 और 84 168 आ गया। इसी तरीके से आप इन सभी को जोड़ दीजिएगा और अंत में 20F को जोड़ेंगे क्योंकि 20F किसी से जुड़ नहीं सकता तो आप उसको अंत में बस लिख देंगे केवल। चलिए बाकियों को हम जोड़ते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2
74 अर्थात 742 प्लस 20f। तो आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई भी निकाल दिया। अब यहां से आप ये देखो, माध्य का आपके पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई अर्थात कुल बारंबारता से आपने हर में लिख दिया। अब यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको माध्य पहले से ही दे दिया गया है जो कि 18 रुपए है, तो आप यहां पर 18 लिख देंगे बराबर। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने पहले ही निकाल चुके हैं 742 प्लस 20f बटे सिग्मा एफ आई आपने 44 प्लस एफ अभी निकाला है। तो अब यहां से आप देखो, अगर आप तिरछा गुणा करोगे तो 44 प्लस एफ का गुणा आप 18 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 792 बराबर प्लस 18f भी आएगा यहां पर बराबर 742 प्लस 20f आपके पास आ गया यहां से। तो अभी आप ये देखो कि जब आप 792 में से 742 घटाएंगे अर्थात पहले तो आप 742 को बाईं तरफ ले जाएंगे और आपके पास इधर आ जाएगा 20f माइनस 18f। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 50 बराबर 2f। तो इस तरीके से जब आप f का मान निकालेंगे तो आपके पास f का मान यहां से 25 आ जाएगा। तो आपको f का मान निकालने को बोला गया था, तो इस तरीके से आपने f का मान निकाल लिया जो कि 25 के बराबर आया है। तो ये तो अपने पास पहला मेथड हो गया कि आखिर हमने इस प्रश्न को कैसे हल किया है। अब हम दूसरे मेथड से समझ लेते हैं अर्थात दूसरी विधि से हम समझ लेते हैं कि आखिर इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। तो उसके लिए भी हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी, तो चलिए सारणी बना लेते हैं। तो देखिए यहां पर अब हम एक सारणी बनाने के बाद सभी का मान लिख देते हैं स्तंभों में। तो ये स्तंभ को हम बोल देते हैं दैनिक भत्ता अर्थात दैनिक जेब खर्च जो था और वो रुपए में था अपने पास। फिर हमको देखिए एक्स आई निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एक्स आई लिख देते हैं। बच्चों की संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं इस स्तंभ में अर्थात बच्चों की संख्या तो हम जानते हैं ये तो बारंबारता होती है अर्थात एफ आई आपने लिख दिया। अब आप यहां से देखिए आप एक डी आई लिखते हैं, डी आई एक्स आई माइनस ए कुछ भी होता है अभी हम उसको समझाएंगे, और यहां पर आप लिखते हैं एफ आई डी आई। तो सबसे पहले तो देखिए इसको अभी हम समझाएंगे, सबसे पहले हमें जो जो पता है हम वो लिख देते हैं। देखिए ये था 11 से लेकर 13, 13 से लेकर 15, 15 से 17, 17 से 19, 21 से सॉरी ये आपके पास आ जाएगा 19 से लेकर 21, ये हो गया 21 से लेकर 23 और अंत में 23 से लेकर 25। अब ये देखो आपको बच्चों की संख्या दी हुई थी तो उसको भी हम लिख लेते हैं। यहां पर बच्चों की संख्या थी 7, 6, 9, 13, F 5, 4। अब एक्स आई भी आपने निकाला था 11 प्लस 13 बटे 2 तो ये 12 आया था, यहां पर 14 आएगा, ये 16, 18, 20, 22, 24। तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि ये डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए क्या है बेसिकली। अब यहां पर ए एक ऐसा मान होता है कि जो एक्स आई में से कॉमन मान होता है। तो आप देखिए कोई भी मान आप ले सकते हैं एक्स आई वाले सभी अवयवों में से, जैसे 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 आप कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप एक ऐसा मान लें बीच का कोई भी मान हो। जैसे आप देखो 18 एक बीच का मान आ रहा है तो आप 18 को ले लीजिएगा, या आप 16 को ले लीजिएगा, या 20 को ले लीजिएगा। देखिए अगर आप 12 को भी लेते तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन बस कोशिश ये करें कि आप 18 को लें क्योंकि गणना करने में वो काफी सरल हो जाएगा। तो इस तरीके से मान लीजिएगा, वैसे तो आपको 18 को लेना चाहिए, लेकिन अगर कुछ छात्रों को संदेह रहता है तो उसके लिए देखिए मैं 16 मान लेता हूं। तो इसका मतलब आपको एक्स आई माइनस 16 निकालना है क्योंकि आपने ए को तो 16 मान लिया यहां पर। तो अब यहां से आप देखो डी आई मतलब पहली वाली पंक्ति के लिए आपके पास जो डी आई अर्थात डी वन जो होगा वो एक्स आई माइनस 16 अर्थात 12 माइनस 16 करोगे तो -4। देखो 14 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास -2, 16 माइनस 16 करेंगे तो 0, 18 माइनस 16 करेंगे तो 2, यहां पर देखिए 4 आ जाएगा, 22 में से 16 घटाएंगे तो 6 आ गया, और 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आ गया। अब यहां पर आप देखो इस स्तंभ में हमने लिखा है एफ आई डी आई अर्थात एफ आई मतलब 7 का गुणा, अब हम डी आई मतलब -4 से करेंगे तो -28, 6 का गुणा -2 से करेंगे तो -12, देखिए 9 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा,
13 का गुणा 2 से तो 26, f का गुणा 4 से करेंगे तो 4f आ जाएगा आपके पास, 5 का गुणा 6 से तो 30 आ गया, और 4 का गुणा 8 से तो आपके पास 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर f है और यहाँ पर f है, तो आप इनको विशेष ध्यान रखें क्योंकि जोड़ने में हम कभी कभी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर भी सिग्मा एफ आई तो चाहिए ही होगा, अर्थात सभी विद्यार्थियों का योगफल। तो देखो ये तो पुराने की तरह ही आएगा, आप जोड़ भी सकते हैं दोबारा। तो आपके पास देखो 7 और 6 13 और 9 22 और 13 35 और 5 40 और 4 44, तो ये आया। लेकिन आपने f को अभी भूल गए तो आप f को भी लिख देंगे यहाँ पर, तो 44 प्लस f आ गया। अब आप सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे, अर्थात आप एफ आई डी आई वाले सभी अवयवों को जोड़ देंगे। तो यहां से आप देखो -28 और -12, माइनस का 40 हो गया। अब देखिए आपको जोड़ना है, आप वो कैसे भी जोड़ सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी तरीके से और कितनी आसानी से सही जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए -28 और -12 -40 हो गया, तो -40 प्लस 30 -10 बचा केवल, प्लस 32 तो प्लस का 22 बचा, और प्लस 26 तो प्लस 48 बचा आपके पास, प्लस 4f। तो यहां से आपने सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लिया जो कि 48 प्लस 4f आपके पास आया है। अब यहां से देखिए जब भी हम इस विधि का यूज करते थे, इस विधि को हम बोलते हैं विचलन विधि, क्योंकि आपने विचलन कर दिया। तो ये हमारे पास है विचलन विधि, इसको भी ध्यान रखें नाम से, इसको हम विचलन विधि बोल देते हैं। ये विधि का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास संख्याएं बड़ी हों, लेकिन अगर आप संख्याएं छोटी हैं तब भी यूज करेंगे तब भी सही है, लेकिन ज्यादा यूजफुल तब होगी जब संख्याएं काफी बड़ी बड़ी हों। तो यहां पर देखिए विचलन विधि में आपने सीखा था कि माध्य आपके पास होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहां पर आप देखो मान लगाओगे तो देखो माध्य अर्थात दैनिक खर्चे का जो माध्य था वो तो आपको दिया हुआ था 18 रुपए, ए आपने देखिए 16 माना था, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई देखो 48 प्लस 4f है, ये सिग्मा एफ आई आपने 44 प्लस f निकाला है। तो यहां से आप ये देखिए सबसे पहले तो आप 16 को पक्षांतर कर देंगे बाईं तरफ, तो यहां से आपके पास आ गया 18 माइनस 16 बराबर 48 प्लस 4f बटे 44 प्लस f। तो देखिए यहां से ये तो 2 आ जाएगा, और तिरछा गुणा यदि आप करोगे तो 2 का गुणा 44 में तो 88 आ गया, प्लस ये देखो 2f आ गया बराबर, यहां से देखिए 48 प्लस 4f आ गया आपके पास। अब आप 2f को तो दाईं तरफ पक्षांतर कर दो और 48 को बाईं तरफ पक्षांतर कर दो, तो 88 माइनस 48 बराबर 4f माइनस 2f आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए ये तो हल करने पर 40 आ गया, और यहां पर देखो हल करोगे तो 2f आ गया, अर्थात f का मान यदि आप निकालोगे तो वो 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि f का मान आपके पास यहां पर 20 आ रहा है। तो चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें, कुछ भी यूज करें, तो ध्यान रखें आपके पास आंसर हमेशा सही आएगा। यहाँ पर आपके पास पहले भाग में देखिए 25 आया है, तो यहाँ पर हमने हो सकता है कुछ गलती की हो, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास 752 आएगा जोड़ने पर, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर भी 752 आएगा, तो ये 752 आया, तो आपके पास अब ये 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देखोगे f का मान आपके पास 20 आ जाएगा। तो आपने देखा कि आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका यूज करेंगे, मेथड 1 या मेथड 2, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। यहां पर बोला गया है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट्स की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देखो सबसे पहले हम प्रश्न को समझें, तो आपको बोला गया है कि 30 महिलाएं हैं आपके पास, तो ध्यान रखें अगर आप महिलाओं को जोड़ेंगे तो 30 ही आना चाहिए। और फिर आपको बोला गया कि उनके हमने हृदय स्पंदन की जांच की थी, और प्रति मिनट में जो भी हृदय स्पंदन आए हैं वो आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, और आपको माध्य संख्या निकालनी है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट में। जैसे देखिए 65 से 68 जिनकी बीट्स आई हैं ऐसी महिलाओं की संख्या 2 है, जिनकी 71 से 74 आया ऐसी महिलाओं की संख्या 3 है। इसी तरीके से देखो 74 से 70 जिनकी बीट्स आई है ऐसी महिलाओं की संख्या 8 है। इसी तरीके से आपके पास ये काफी बड़ा डाटा एक दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको माध्य संख्या निकालनी है बीट्स की प्रति मिनट के लिए।
और यहां पर आपको देखिए बोला गया है कि उपयुक्त विधि यूज करनी है। तो अब ये समझ लीजिएगा कि हो सकता है उपयुक्त आपके लिए कोई और उपयुक्त हो, किसी और के लिए कोई और विधि उपयुक्त हो, तो आप इसमें कोई सी भी विधि यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपने दो विधियां सीखी हैं अभी तक, एक विचलन विधि और एक प्रत्यक्ष विधि। आप कोई सी भी विधि यूज करें, दोनों से आपका एक ही आंसर आएगा। तो चलिए हम प्रत्यक्ष विधि को ही यहां पर यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सारणी बना लेंगे। तो चलिए सारणी भी बना लेते हैं। तो अब देखिए हमने एक सारणी तो बना ली। अब हम यहां पर लिख देते हैं स्तंभों के नाम। ये है आपके पास हृदय स्पंदन प्रति मिनट में। यहां पर आप XI लिख देंगे, यहां पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या अर्थात बारंबारता हो गई, तो ये FI हो गया। और यहां पर आप FI का गुणा XI से कर देंगे, अर्थात FI XI आपने लिख दिया। अब यहां पर देखिए आपको हृदय स्पंदन प्रति मिनट का डाटा पता है, तो इस वाले स्तंभ में आप सभी में वही लिख देंगे, 65 से लेकर 68। यहां पर देखिए 68 से लेकर 71 हो गया, 71 से लेकर 74 आ गया, 74 से लेकर 77 आ गया, 77 से लेकर 80 आ गया, 80 से लेकर 83 और 83 से लेकर 86। अब यहां पर आप देखो महिलाओं की संख्या अर्थात बारंबारता आपको दी हुई है, 2 4 3 8 7 4 2। फिर हम बात करते हैं कि आपको XI निकालना होगा, और XI आपने सीखा था जब भी आपके पास अंतराल में दिया होगा ये, तो आप निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का औसत निकालेंगे, अर्थात 2 से भाग कर देंगे। तो आप 65 प्लस 68 बटे 2 यदि करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 66.5। मैं एक निकाल के दिखा देता हूं। x आ गया 65 प्लस 68 बटे 2, तो यहां से देखो ये आ गया 133 बटे 2 अर्थात 66.5। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से हम x निकालेंगे, तो बाकियों में भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो 68 और 71 का यदि आप माध्य अर्थात औसत निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 69.5। यहां पर देखिए आपके पास आ गया 72.5, 75.5 आ गया, ये आ जाएगा 78.5, यहां पर आ जाएगा 81.5 और यहां पर आ जाएगा 84.5। तो आपने XI तो निकाल दिया। अब बात करते हैं कि आपको FI गुणा XI भी करना है। तो देखिए 66.5 का गुणा 2 से यदि आप करेंगे तो आपके पास ये 133 आ जाएगा। इसी तरीके से 69.5 का गुणा यदि आप 4 से करेंगे तो इसको भी हम कर लेते हैं, क्योंकि काफी आसान है, यहाँ पर 4 का गुणा करना है, इससे आपको बहुत आसान है। तो देखिए ये आपके पास आ गया 0 8 और 27 अर्थात 278 आ गया। ये 72.5 का गुणा यदि आप 3 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 217.5। 75.5 का गुणा आप 8 से करिए तो आपके पास आ जाएगा 0 4 और 60 अर्थात 604 आया। 78.5 का गुणा आप 7 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 9 54 अर्थात 549.5। 81.5 का गुणा यदि आप 4 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0 6 32 अर्थात 326। और 84.5 का गुणा यदि आप 2 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 169.0। तो इस तरीके से आपने सभी का गुणा तो कर लिया है। अब यहां से आप ये देखो कि आपको सिग्मा FI निकालना होता था। तो सिग्मा FI आप देखिए 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24 और 4 28 और 2 30 आ गया। तो आप ध्यान रखें, आपको बोला भी गया था यहां पर कि कुल महिलाओं की संख्या 30 है। तो यहां से आप देख भी सकते थे कि कुल महिलाओं की संख्या 30 है, अर्थात ये आपके पास योगफल 30 ही आना चाहिए। तो आपने देखो निकाला 30 ही आया है आपके पास। अब आप सिग्मा FI XI निकालेंगे, मतलब इन सभी का योगफल निकालेंगे। तो यहां से देखो इन सभी का यदि योगफल हम निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1 हासिल का, 4 और 8 12 और 7 19 और 4 23 और 9 32 और 6 38 और 9 47, 4 हासिल का 7 हो गया क्योंकि 3 और 4 जोड़ दिया हमने पहले ही, 7 और 7 14 है और एक 15 है
और 0 15 ही रहा, 19 और 2 21 और 6 27, हासिल 2 बचा, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 6 13 और 5 18 और 3 21 और 1 22, तो आपके पास 2277 आ चुका है। तो अब यहाँ से 2277 तो आपके पास आ चुका। अब आपको माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य आपके पास हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला ये आपने सीखा था, अब आप मान लगा दोगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है आपके पास 2270 बटे सिग्मा एफ आई 30 है, क्योंकि 30 महिलाएं थी आपके पास। तो देखिए आप कोशिश करें कि 3 से भाग दें और 10 को आप अलग रखें, क्योंकि देखिए 10 से भाग देना बहुत आसान होता है, केवल दशमलव को खिसकाना होता है एक तरफ। तो यहां से देखो 3 से यदि आप भाग दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7, यहां पर आ गया 3 पंजे 15, 3 निम 27। तो इस तरीके से 759 बटे 10 आपके पास आ चुका है। अब आप 759 में 10 से भाग देंगे, तो देखिए हमने आपको समझाया 10 से भाग देना तो काफी आसान होता है। तो एक अंक पहले खिसक जाएगा, अर्थात 75.9 आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली ये माध्य आया है। अब आप ये देखो कि आपको माध्य बोला गया था हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या, अर्थात आपके पास स्पंदन अर्थात हृदय स्पंदन प्रति मिनट जो होंगे वो 75.9 आएंगे। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो यहाँ पर आप देखो आमों का बंटन दिया हुआ है, जैसे एक पंक्ति में आपको आमों की संख्या दे दी गई है और फिर पेटियों की संख्या। तो यदि आप इसको समझेंगे तो ये लिखा हुआ है ऐसी पेटियां जिनमें 50 से 52 आम रखे हुए थे, ऐसी पेटियों की संख्या 15 थी। जिन पेटियों में 53 से लेकर 55 आम तक रखे हुए थे उनमें संख्या 110 थी पेटियों की। 56 से 58 तक आम रखने वाली पेटियों की संख्या 135 थी। और इसी तरीके से आप देखो आपको और भी डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आप देखिए आपको बोला गया है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप ये तो समझ गए कि दो विधियां हैं आपके पास, एक प्रत्यक्ष विधि और एक विचलन विधि। विचलन विधि अर्थात जिसमें डी करके आप मानते हैं एक्स आई माइनस ए, और प्रत्यक्ष विधि जिसमें आप डायरेक्ट एफ आई एक्स आई निकालते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आपके पास आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल अर्थात सारणी बना लेते हैं। तो अब देखिए हमने सारणी तो बना ली है, अब हम इसमें स्तंभों में नाम लिख देते हैं। तो यहां पर है आपके पास आमों की संख्या, यहां पर पेटियों की संख्या हम लिख देते हैं। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कुछ छात्रों को ये संदेह होता है कि आखिर f अर्थात बारंबारता आप किसे मानेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको आमों की संख्या प्रति पेटी ज्ञात करनी है। तो प्रति पेटी इसका मतलब आप पेटी को ही बारंबारता मान लेंगे, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो सिग्मा एफ आई नीचे लगाते हो हर में, तो एफ आई मतलब बारंबारता रहती है। तो देखिए हर में प्रति पेटी है, मतलब पेटियों की संख्या हर में आनी चाहिए। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि आप पेटियों की संख्या को बारंबारता मानेंगे, अर्थात एफ आई। तो यहां से आप देखो आमों की संख्या आपके पास अंतराल में दी हुई है 50 से 52 आम, यहां पर दिया हुआ है 53 से लेकर 55, फिर दिया हुआ है 56 से लेकर 58, फिर 59 से लेकर 61 और 62 से लेकर 64, ये आपके पास दिया हुआ है। तो अब यहां से आप देखो आमों की संख्या आपने निकाल ली, तो आपको एक्स आई भी निकालना होगा। एक्स आई आपने सीखा है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो 50 प्लस 52 बटे 2 अर्थात आपके पास ये 51 आ जाएगा। 53 प्लस 55 बटे 2 ये 54 आ जाएगा। 56 प्लस 58 बटे 2 57 आ गया। 59 प्लस 61 बटे 2 आपके पास ये 60 आ जाएगा। और इसी तरीके से 62 प्लस 64 बटे 2 63 आ जाएगा। पेटियों की संख्या आपको दी हुई है 15, 110, 135, 115 और 25।
फिर आपने सीखा था कि आप अंतिम वाले स्तंभ में एफ आई एक्स आई लिखते हो, अर्थात एफ आई का एक्स आई से गुणा करेंगे बार बार। तो यहां से देखो 51 का आप 15 में गुणा करो तो काफी आसान है, कोई ऐसा टफ काम नहीं है। अगर कहीं कहीं थोड़ी गणना जटिल भी बन जाती है तो गुणा करना तो वैसे भी आसान होता ही है। तो देखिए 15 का 1 से गुणा करेंगे तो 15 हासिल 5 और ये 765 आ गया। इसी तरीके से देखिए 54 का गुणा 110 में करेंगे तो आप जीरो को तो भूल जाएं, नहीं तो आपको लगेगा कि काफी जटिल है। आप 11 का गुणा करो तो ये आ जाएगा 4 और ये 59, अर्थात 594 आया, लेकिन ये जीरो की वजह से आपने अंत में एक जीरो और लगा दिया। अब आप 57 का गुणा 135 में करेंगे तो देखिए 57 का गुणा यदि आप 135 में करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 9 76, तो ये 7695 आ गया। इसी तरीके से आप देखो 60 का गुणा आप 115 में करेंगे तो आप 6 का गुणा 115 में करिए तो ये आपके पास आ गया 0690 और एक जीरो ये वाला लगा दीजिएगा तो ये 6900 आ गया। इसी तरीके से 63 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 या 75, 7 हासिल का 25 का 150 और 7 157, तो इस तरीके से आपके पास 1575 आ चुका है। तो अब आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे अब आप। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब आपको इन सभी मानों का योगफल निकालना है। तो देखो 5 और 5 10 और 5 15 हासिल 1 6 और 1 7 और 4 11 और 9 20 और 7 27 और 0 27 ही रहेगा, हासिल 2 7 और 2 9 9 और 9 18 18 और 6 24 और 9 33 और 5 38 हासिल 3 5 और 3 8 और 7 15 और 6 21 और 1 22, तो इस तरीके से ये आपके पास 22,875 आ चुका है। तो आपने 22,875 सिग्मा एफ आई एक्स आई तो निकाल लिया। अब आप यहां पर देखिए सिग्मा एफ आई भी निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई निकालते हैं। तो यहां से देखिए मैं इसको थोड़ा इधर ऐसे बना देता हूं। तो देखिए 15 और 110 125 आ गया, 125 और 135 260 हो जाएगा और ये मिला के 140 हो गया तो ये 400 बन गया। 260 और 140 400 होता है। तो आपको तो माध्य निकालना था, तो देखिए माध्य बराबर फॉर्मूला था आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखो अब आप मान लगाओगे तो आपके पास आ गया 22,875 बटे 400। तो देखो 22,875 बटे 400 यदि आप करोगे तो आप कोशिश करो कि पहले 4 से भाग दो। तो आप इसको ऐसा लिख लो 22,875 बटे 4 गुणा 100, क्योंकि 100 10 1000 ऐसी संख्याओं से भाग और गुणा करना बहुत आसान होता है तो आप उनको अलग ही कर लिया करो। तो 22,875 बटे 4 यदि आप करोगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 7 1 8.75, तो ये 5718.75 आपके पास आ गया। अब आपको तो देखिए 100 से भाग भी देना है तो यहां पर तो मैं लिख देता हूं 5718.75 बटे 100। अब 100 से भाग देना है इसका मतलब दशमलव 2 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा, तो अभी आपके पास जो माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा 57.1875। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या 57.1875 हो जाएगी। तो अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। आपको देखिए यहां पर एक सारणी दी हुई है, पहली पंक्ति में दिया हुआ दैनिक व्यय रुपए में और दूसरी पंक्ति में परिवारों की संख्या। तो चलिए कुछ डाटा पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ये दिया हुआ है 100 से 150 रुपए तक खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 4 है, 150 से लेकर 200 रुपए तक खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 5 है, 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 12 है, जो परिवार 250 से लेकर 300 रुपए तक खर्च करते हैं ऐसी संख्या 2 है, और अंत में दिया हुआ है डाटा कि 300 से लेकर 350 रुपए तक खर्च करने वाले परिवारों की संख्या 2 है। तो यहां से डाटा तो आपने समझ लिया, फिर आपको आगे लिखा हुआ है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए।
तो यहां पर आपको बोला गया है कि आप एक विधि सुनिश्चित करें अपनी तरफ से और माध्य व्यय निकालें। तो देखिए आपके पास दो विधियां हैं, तो ध्यान रखें आप कोई सी भी विधि यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक होती है विचलन विधि और एक होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है कि आपको गुणा करना है, लेकिन कभी कभार गुणा थोड़ा बड़े हो सकते हैं। विचलन विधि में थोड़ा कॉन्सेप्ट में डी मानना पड़ता है, अर्थात विचलन लेना पड़ता है, लेकिन गणना सरल हो जाती है। तो देखिए अगर आप गुणा करने में बिल्कुल भी नहीं चकते हैं तो आप हमेशा प्रत्यक्ष विधि यूज करें, हमेशा आपके पास सही आंसर ही आएगा। कभी भी ऐसा ना सोचें कि दोनों विधियां अलग अलग हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी विधि उपयोग करना चाहते हैं। तो देखिए अगर हम प्रत्यक्ष विधि यूज करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें सारणी तो बनानी ही पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। तो यहां पर आप देखो हमने सारणी तो बना ली, अब हम इसमें स्तंभों में मान लिख देते हैं कि आखिर हम कौन सा स्तंभ किसके लिए प्रयोग करने वाले हैं। तो पहला स्तंभ हम लिख देते हैं दैनिक व्यय के लिए, और ध्यान रखें ये दैनिक व्यय आपके पास रुपए में है, तो यहां पर मैं रुपए लिख देता हूं। फिर हम देखिए यहां पर हम परिवारों की संख्या लिख देते हैं। अब यहां से आप ये समझो कि छात्रों को इसमें संदेह होता है कि आखिर बारंबारता क्या है। तो देखिए आप ये समझिए कि प्रश्न में आपको दिया हुआ है भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको ये बताना है कि एक परिवार कितने रुपए खर्च करता है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं व्यय प्रति परिवार आपको चाहिए। तो प्रति परिवार चाहिए अर्थात परिवारों की संख्या हर में आनी चाहिए, और हर में तो आप जानते हैं सिग्मा एफ आई आता है, मतलब बारंबारता ही परिवारों की संख्या बन जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि आप इसको एफ आई करके बोलेंगे, ये परिवारों की संख्या। तो यहां से एक्स आई हो जाएगा, और यहां पर आप इस स्तंभ में लिखते थे एफ आई एक्स आई, अर्थात एफ आई और एक्स आई वाले मानों का गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए जो जो डाटा आपको दिया हुआ है सबसे पहले आप वो डाटा उतार लीजिएगा। तो ये दिया हुआ है 100 से 150, यहां दिया हुआ है 150 से लेकर 200, फिर दिया हुआ है 200 से लेकर 250, 250 से लेकर 300 और 300 से लेकर 350। अब हम परिवारों की संख्या लिख लेते हैं 4, 5, 12, 2 और 2। तो देखिए सबसे पहला काम है हमारा सिग्मा एफ आई निकालना। तो यहां से आप देखो 4 और 5 9 और 12 21 और 2 23 और 2 25, अर्थात इनका योगफल आपके पास 25 आ गया। तो आप एक बात पर और भी गौर करेंगे कि आपको पहले ही बोल दिया गया था कि 25 परिवारों पर भोजन का व्यय आपको दर्शाया गया है, अर्थात कुल परिवारों की संख्या आपके पास 25 ही आनी चाहिए थी, और आपने देखा आपके पास 25 ही आ रही है। इसका मतलब आपने गणना सरल करी है। कभी भी हो सकता है कि आपका योगफल यहां पर जो दिया हो उस योगफल से अलग आए, तो समझ जाइएगा कि आपने कहीं ना कहीं गलत कर रखा है। अब यहां से आप एक्स आई निकालोगे, तो एक्स आई आपने सीखा था कि वो होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो यहां से देखो 100 प्लस 150 बटे 2 आप करोगे पहले वाले के लिए एक्स आई निकालने के लिए, तो ये आपके पास 250 बटे 2 अर्थात 125 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो 150 प्लस 200 बटे 2 अर्थात 350 बटे 2 करोगे तो 175 आ गया। यहां देखिए आपके पास 225 आ जाएगा, 250 प्लस 300 बटे 2 आप करोगे तो 275 आ जाएगा, और 300 प्लस 350 बटे 2 करोगे तो ये 650 बटे 2 मतलब 325 आ जाएगा। तो आपने देखिए एक्स आई भी निकाल लिया है सभी पंक्तियों के लिए। अब बात करते हैं एफ आई एक्स आई निकालने के लिए। तो एफ आई एक्स आई का मतलब तो यही हुआ कि एफ आई का गुणा एक्स आई वाले अवयवों से करना है। तो देखिए एफ आई वाले स्तंभ ये है और एक्स आई वाला स्तंभ ये है आपके पास। तो देखिए सबसे पहले हम 125 का गुणा 4 से करते हैं तो ये आपके पास 600 आ जाएगा। 175 का गुणा यदि आप 5 से करेंगे तो ये आप देखिए गुणा करेंगे तो 5 तो ये 87 अर्थात 875 आ गया। 225 का गुणा आप 12 से करिए तो काफी आसान है, 12 का पहले 5 से गुणा करो तो 60 6 हासिल का, 12 का 2 से गुणा किया तो 24 और 6 30 0 3 हासिल का, 12 दूनी 24 और 3 27, तो 2700 आ गया आपके पास। 275 गुणा 2 यदि आप करेंगे तो आपके पास 550 आ गया, और 325 का 2 से गुणा करोगे तो आपके पास 650 आ जाएगा। तो यहां से आपने एफ आई एक्स आई के सभी मान अलग अलग तो निकाल लिए। अब बात आती है कि आप सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, अर्थात इन सभी मानों का योगफल आप निकालेंगे। तो देखो ये आप जोड़ोगे तो
इकाई के स्थान पर 5 आ गया। देखिए 0 7 और 0 0 7 ही रहेगा, 5 12 है और 5 17, 7 आ गया। 1 हासिल का आया, 1 और 6 7 और 8 15 और 7 22 और 5 27 और 6 33 के 3 आया और 3 हासिल का, तो 3 और 2 5 आपके पास आ गया। तो आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई अर्थात सभी मानों का योगफल निकाला एफ आई एक्स आई के, तो वो 5375 आ गया है। अब चूंकि आपको तो माध्य व्यय निकालना था अर्थात आपको माध्य निकालना था, तो देखो माध्य आपने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई आपके पास आ जाएगा। तो यहां से देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई 5375 है बटे सिग्मा एफ आई आपके पास 25 है, तो आप 25 से भाग देंगे अभी। तो देखिए 25 से यदि हम भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 37 बचा, 25 एकम 25, 12 है 125, 25 पंजे 125। तो इस तरीके से आपने देखा माध्य तो आपके पास 215 आ रहा है। तो यहां पर ये देखो माध्य अभी आपके पास गणना में आया है, लेकिन आपको तो ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो आंसर है वो प्रश्न के हिसाब से देना है। तो आप देखो भोजन पर हुआ माध्य व्यय निकालना है, तो माध्य व्यय आपके पास आ जाएगा। अब व्यय है तो व्यय की देखो आप यूनिट देखोगे तो प्रश्न में आपको रुपए दी हुई है, तो 215 रुपए आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 6 हल कर दिया है। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। यहां पर बोला गया कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि सांद्रता, और आपको देखो यहां पर मात्रक दिया हुआ है भाग प्रति मिलियन, जिसको आपने पढ़ा भी होगा अपने केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में, पार्ट्स पर मिलियन करके बोलते थे पीपीएम, उसी को हम हिंदी में भाग प्रति मिलियन बोलते हैं। तो आपको बेसिकली सांद्रता दी हुई है और देखो 30 मोहल्लों से आंकड़े आपके पास एकत्रित किए गए हैं। तो यहां से देखिए सबसे पहले हम आंकड़े देखें तो आप देखो 0.00 से 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, बारंबारता 4 है। तो देखो बारंबारता भले ही दे दिया गया है यहाँ पर नाम, लेकिन आखिर में ये मोहल्लों की संख्या है। इसका मतलब आप जैसे ये देखो जब सांद्रता 0.04 से 0.08 होगी तो ऐसे मोहल्लों की संख्या 9 है। फिर आपको देखिए ऐसे ही आंकड़े दिए हुए हैं 0.08 से 0.12 सांद्रता वाले मोहल्लों की संख्या 9 है। 0.12 से लेकर 0.16 SO2 की सांद्रता वाले मोहल्लों की संख्या 2 है। 0.16 से लेकर 0.20 सांद्रता वाले मोहल्लों की संख्या 4 है और अंत में 0.20 से लेकर 0.24 SO2 की सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन में रखने वाले मोहल्लों की संख्या 2 है। तो बेसिकली आपने ये सीखा कि भले ही बारंबारता लिखा हुआ है लेकिन वो एक्चुअल में मोहल्लों की संख्या है। फिर आप देखिए आपको आगे बोला गया है कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये देखिए पद माध्य काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको यहां से पता लगता है कि आखिर आपको निकालना क्या है। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको माध्य निकालना है। अब यहां से देखिए यदि आपको माध्य निकालना है तो सबसे पहले तो आप एक सारणी बनाएंगे और आपके पास देखिए 2 मेथड होते थे हल करने के लिए, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम प्रत्यक्ष विधि को यूज करेंगे। तो अब हम सारणी भी बना लेते हैं। तो यहां पर आप देखो आपने सारणी तो बना ली है, अब हम स्तंभों के नाम बता देते हैं कि आखिर स्तंभ किस किस बात को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये पहला स्तंभ है SO2 की सांद्रता। यहां पर आप लिख सकते हैं बारंबारता या मोहल्लों की संख्या, क्योंकि जो आपको मान चाहिए सांद्रता का वो प्रति मोहल्ला चाहिए, तभी तो माध्य वो कहलाया जाएगा। तो इसलिए प्रति मोहल्ला अर्थात बारंबारता ही मोहल्लों की संख्या हो जाएगी। तो बारंबारता को आप F से प्रदर्शित करते थे तो FI आपने करके लिख दिया। यहां पर आप XI निकालेंगे और यहां पर FI का XI से गुणा करके लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो आपको बोला गया है 0.00 से लेकर 0.04, फिर देखिए 0.04 से लेकर 0.08। तो बेसिकली जो जो आपको सारणी में दिया हुआ है पहले से आप उसको पहले लिख लीजिएगा। 0.08 से लेकर 0.12,
0.12 से लेकर 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से लेकर 0.24। फिर इसी तरीके से आप बारंबारता भी लिख लीजिएगा। तो देखिए 4 9 9 2 4 2। अब हम सिग्मा एफ आई तुरंत निकाल के देख लेते हैं एक बार। तो 4 और 9 13 और 9 22 और 2 24 और 4 28 और 2 30 आया। तो आप देख भी रहे हो यहाँ पर कि आपको बोला गया है कि 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए थे, अर्थात बारंबारता 30 आनी चाहिए थी, कुल बारंबारता। तो आप देख रहे हैं आपके पास 30 आ रही है, मतलब आपने अभी तक गणना बिल्कुल सही करी है। अब हम एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए आपने सीखा था कि ये होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो देखिए 0.00 और 0.04 को जोड़कर बटे 2 करेंगे तो ये 0.02 आ गया। इसी तरीके से 0.06 आ जाएगा, 0.010 आएगा बेसिकली, ये 0.14 आ गया, 0.18 और यहाँ पर 0.22 आपके पास आ जाएगा। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आपको बस 2 से भाग देना था। फिर आप एफ आई एक्स आई अर्थात इनका गुणा करोगे, 0.02 का 4 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.08। इसी तरीके से देखिए 9 का गुणा आप 0.06 से करेंगे तो ये 0.54 आ गया। फिर आप ये देखिए कि 9 का गुणा 0.10 से करेंगे तो 0.90 आ जाएगा, यहाँ पर 0.28 आ जाएगा। 4 का गुणा 0.18 से करोगे तो 0.72 आ गया और अंत में 0.44 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आपने सभी मान तो अलग अलग निकाल लिए, अब आपको इन सभी का योगफल निकालना था, इसको आप सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं। तो देखो आप इनको जोड़ोगे तो 8 और 4 12 और 8 20 और 2 22 और 4 26, 2 हासिल का, 2 और 0 2, 5 7 और 9 16 और 2 18 और 7 25 और 4 29 और ये आ गया। तो देखिए दशमलव आप देख रहे हैं 2 अंकों बाद लगेगा तो यहाँ पर 2.96 आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ गया। अब देखिए आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लिया और सिग्मा एफ आई भी आपको वैसे तो पता ही था लेकिन आपने निकाल भी लिया। अब आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने फॉर्मूला सीखा था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो आप यहां पर अब केवल मान रख देंगे। तो देखिए 2.96 बटे 30। तो देखिए 30 से भाग करना हो सकता है थोड़ा कठिन आपको लगे, लेकिन आप 30 में जो 10 का गुणा हो रहा है उसको आप अलग कर लो। तो 2.96 बटे 3 गुणा 10 आप कर लो। तो देखो 3 से आप भाग दो, 3 से यदि आप भाग दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9, ये आ गया 3 अट्ठे 24, 3 छः 18, 3 छः 18, कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये 0.9866 बटे 10 आ गया। तो यहां से आप ये देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.09866। आप देख रहे हो कि सभी अंक 666 ही चलते रहेंगे, तो सार्थक अंक में यदि आप इसको लिखोगे तो 0.099 आपके पास आ जाएगा। अब ये देखिए ये तो आपने गणितीय रूप में निकाला, लेकिन आपको तो SO2 की सांद्रता निकालनी है, तो आपको मात्रक का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो इसलिए अब आप लिखोगे SO2 की सांद्रता का माध्य। देखिए जो यूनिट थी वो थी पार्ट्स पर मिलियन अर्थात भाग प्रति मिलियन। जो तो आप लिखोगे 0.099 ppm या भाग प्रति मिलियन। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 7 भी हल कर दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में बोला गया है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखो आपको एक सारणी दी हुई है, उस सारणी को समझ लेते हैं। पहली पंक्ति में आपको बोला गया है दिनों की संख्या और द्वितीय पंक्ति में बोला गया है विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखो दिनों की संख्या 0 से लेकर 6 और विद्यार्थियों की संख्या 11। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्यार्थी 0 से लेकर 6 दिन तक के बीच में कभी भी अनुपस्थित रहे ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 11 है।
6 से 10 दिन तक के बीच में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। पूरे सत्र में 10 से 14 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। 14 से 20 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। 20 से 28 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी 4 है। 28 से 38 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। और 38 से 40 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। तो अब यहां से आप ये देखो कि आपको उनका माध्य ज्ञात करना है। तो यहां पर आप देखिए माध्य के जितने भी आपके पास तरीके हैं, ध्यान रखें कोई सा भी आप तरीका यूज करें सभी से आंसर एक ही आता है, लेकिन हम प्रत्यक्ष विधि का ही यूज करते हैं क्योंकि वो काफी आसान होती है। कभी कभी गणना करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन गुणा ही तो होता है वो, तो गुणा करना कोई भी बड़ा काम नहीं होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारणी तो बना ली, अब हम इन सारणी के सभी स्तंभों में लिख देते हैं कि आखिर कौन कौन सा स्तंभ किस किस बात को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं दिनों की संख्या, यहां पर हमारे पास xi आएगा, यहां विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम बारंबारता भी बोल सकते हैं, और यहां पर हम लिखते हैं fi का गुणा xi से, अर्थात fi xi। तो यहां से देखिए सबसे पहले तो भले ही मैंने fi लिख दिया, लेकिन यहां पर छात्रों को संदेह होता है कि आखिर बारंबारता वाले कौन से अवयव होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। ये सब बात आपके प्रश्न में छिपी होती है एक तरीके से। आप देखो एक विद्यार्थी जितने दिन तक अनुपस्थित रहा, तो आपको बेसिकली ये बोला गया है कि अनुपस्थितियों की संख्या प्रति विद्यार्थी कितना है, अर्थात औसतन एक विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रह रहा है। तो प्रति विद्यार्थी यदि आपसे बोला जा रहा है, इसका मतलब हर में विद्यार्थियों की संख्या आनी चाहिए, मतलब बारंबारता जो होगी वही विद्यार्थियों की संख्या बन जाएगी। तो आपने इस तरीके से समझ में तो आ गया कि आखिर विद्यार्थियों की संख्या ही f अर्थात बारंबारता हो जाएगी। तो अब जो जो डाटा आपको दिया हुआ है, जो जो मान आपको सारणी में दिया हुआ था प्रश्न में, वो आप लिख दीजिएगा पहले। तो देखिए 0 से लेकर 6, 6 से लेकर 10, 10 से लेकर 14, 14 से लेकर 20, 20 से लेकर 28, 28 से लेकर 38 और 38 से लेकर 40। तो अब आप यहां से ये देखिए कि विद्यार्थियों की संख्या भी आपको दी हुई है, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। तो आपने देखो विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। अब यहां से सबसे पहले आप सिग्मा fi निकाल लो एक बार। तो चलिए हम निकालते हैं, अर्थात इन सभी को जोड़ेंगे विद्यार्थियों की संख्या को। यहां हम बोल सकते हैं कुल बारंबारता। तो 11 और 10 21 और 7 28 और 4 32 और 4 36 और 3 39 और 1 40। तो आपके पास कुल विद्यार्थियों की संख्या अर्थात बारंबारता 40 आई है। तो आप देख भी सकते हो यहां पर आपको प्रश्न में बोला गया था कि 40 विद्यार्थियों के लिए डाटा बनाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने सिग्मा fi जो जोड़ा है बिल्कुल सही जोड़ा है। अब आप xi निकालेंगे, तो आपने xi सीखा था, ये होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो देखिए जैसे मैं पहले वाले के लिए निकालूं तो 0 प्लस 6 बटे 2 अर्थात 6 बटे 2 मतलब 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले वाले पंक्ति के लिए xi 3 आ गया। इसी तरीके से 6 और 10 को जोड़ेंगे और बटे 2 करेंगे तो आपके पास 6 प्लस 10 16 बटे 2 8 आ जाएगा। यहां पर देखो 10 प्लस 14 बटे 2 आपके पास ये 24 बटे 2 अर्थात 12 आ जाएगा। फिर आप ये देखिए कि आपके पास 14 प्लस 20 करोगे तो 34 बटे 2 17 आ जाएगा। फिर देखो 20 प्लस 28 तो ये 48 बटे 2 अर्थात 24 आ गया। 28 प्लस 38 बटे 2 अर्थात ये आपके पास 33 आ गया। फिर आप देखिए आपके पास 38 प्लस 40 अर्थात 78 बटे 2 करोगे तो 39 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये सभी निकाल लिए xi। अब बात आती है कि आप तो xi का गुणा fi से करेंगे। तो देखिए 11 का गुणा 3 से करेंगे तो 33 आ गया, 10 का गुणा 8 से करेंगे तो 80 आ गया, 12 का गुणा 7 से करेंगे तो 84 आ गया, 17 गुणा 4 68 आ गया, 24 गुणा 4 96 आ जाएगा, 33 गुणा 3 99 आ गया, और अंत में 39 का गुणा 1 से करोगे तो 39 आ गया। तो आपने fi xi के सभी मानों को अलग अलग लिख दिया यहाँ पर। अब आप सिग्मा निकालोगे, अर्थात fi xi के जितने भी मान आपके पास आए हैं ये उन सभी का योगफल। तो देखिए योगफल करते हैं तो 3 और 4 7 और 8 15 और 6 21 और 9
30 और 9 39, 9 हासिल 3 आया, तो 3 और 3 6 और 8 14 और 8 22 और 6 28 और 9 37 और 9 46 और 3 49, अर्थात ये आपके पास 499 आ चुका है। तो अब चूंकि आपके पास 499 आ गया, तो अब चूंकि आपको तो माध्य निकालना है, तो माध्य आपने सीखा था, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, अर्थात सिग्मा एफ आई एक्स आई को आप कुल बारंबारता अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित कर देंगे। तो देखो ये आ गया 499 बटे 40। देखिए 40 से भाग देना हो सकता है आपको थोड़ा जटिल लगे, तो आप कोशिश करिए 4 से भाग दें, क्योंकि इसे तो 4 गुणा 10 लिख सकते हैं, तो 4 से भाग देना आसान होता है काफी। तो देखो अगर आप 4 से भाग दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 4 चौक 16 है, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 124.75 बटे 10 ये आपके पास आ गया। लेकिन देखिए आपको तो 10 से भाग भी देना होगा, तो जब आप 10 से भाग दोगे तो आपके पास 12.475 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि आखिर एक विद्यार्थी औसतन 12.475 दिन अब्सेंट अर्थात अनुपस्थित रहता है। तो अब हम प्रश्नावली 14.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में है दिखाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यहां पर आप देखो अगर हम सारणी की तरफ देखें तो आपके पास 2 पंक्तियां हैं, साक्षरता दर दी हुई है पहली पंक्ति में जो कि प्रतिशत में है, और दूसरी पंक्ति में नगरों की संख्या दी हुई है। जैसे समझ लेते हैं इस डाटा को, तो इसका मतलब है जहां जहां 45 से 55% तक साक्षरता दर है वो नगरों की संख्या 3 है, 55 से 65% साक्षरता दर वाले नगरों की संख्या 10 है, 65 से 75% साक्षरता दर वाले नगरों की संख्या 11 है। ऐसे शहरों की संख्या जिनमें साक्षरता दर 75 से लेकर 85% तक है 8 है, और जिनमें साक्षरता सबसे अधिक अर्थात 85 से 95 है प्रतिशत में उन नगरों की संख्या 3 है। तो देखिए ये डाटा तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसको हम किस विधि से माध्य साक्षरता दर निकालेंगे। तो देखिए आपके पास काफी तरीके होते हैं, काफी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि ही उपयोग करेंगे क्योंकि ये विधि सबसे आसान होती है। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले संदेह ये हो सकता है छात्रों को कि आखिर बारंबारता किसको माने, क्योंकि जब आप एक सारणी बनाओगे तो बारंबारता माननी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर ये ध्यान दो कि आपको माध्य साक्षरता दर निकालने को बोला गया है, अर्थात आपको ये बोला गया है कि साक्षरता दर प्रति नगर औसतन कितनी होगी। मतलब आपको जैसे समझ में आया कि प्रति नगर आपको निकालना है, इसका मतलब जो नगरों की संख्या है वही बारंबारता हो जाएगी। तो यहां से नगरों की संख्या आपको बारंबारता समझ में आ गई। तो अब आप एक सारणी बना देते हैं। तो अब देखिए हमने एक सारणी तो बना दी है कि अब हम सारणी में स्तंभों को बता देते हैं कि आखिर कौन कौन सा स्तंभ किस किस को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए जैसे पहला स्तंभ हम बोल सकते हैं ये साक्षरता दर को प्रदर्शित कर रहा है, और ध्यान रखें साक्षरता दर आपके पास प्रतिशत में लिखी हुई है। फिर आपके पास नगरों की संख्या है जिसको आपको समझ में आ ही गया है कि आखिर वही बारंबारता है, तो आप इसको एफ आई करके बोल सकते हैं। अब बात आती है कि एक्स आई, तो एक्स आई आपने इस वाले स्तंभ को बोल दिया और यहां पर आप एफ आई गुणा एक्स आई अर्थात एफ आई एक्स आई लिख दोगे। तो अब ये देखो जो जो आपको डाटा दिया हुआ है आप सबसे पहले वो लिख दीजिएगा। तो 45 से लेकर 55, फिर आपको दिया हुआ है 55 से लेकर 65, फिर दिया हुआ है 65 से लेकर 75, 75 से लेकर 85, और अंत में आपको दिया हुआ है 85 से लेकर 95। तो आपने ये साक्षरता दर वाला डाटा तो लिख दिया। अब बात आती है कि आपको नगरों की संख्या लिखनी है। तो देखिए ये 3, 10, 11, 8 और 3 आपने लिख दी। अब हम एक्स आई निकालते हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए आपने सीखा था ये फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो देखिए जब भी आपको अंतराल दिया जाता है तब आप एक्स आई इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर आप करोगे 45
मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। 45 प्लस 55 बटे 2, तो देखो ये 100 बटे 2 आ गया, अर्थात 50 आ गया। इसी तरीके से जब आप 55 प्लस 65 बटे 2 करोगे तो ये 60 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर बटे 2 करेंगे तो 70 आ गया। यहाँ पर 80 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 90 आ जाएगा। तो आपने एक्स आई भी बहुत आसानी से निकाल लिया। अब हम एफ आई एक्स आई करते हैं, अर्थात एफ आई वाले अवयवों का गुणा एक्स आई वाले अवयवों से करेंगे। तो देखिए 50 का गुणा 3 से करोगे तो 150 आ गया। 60 का गुणा 10 से करेंगे तो 600 आ गया। 70 का गुणा 11 से करेंगे तो 770 आ गया। 80 का गुणा 8 से करेंगे तो 640 आ गया। 90 का गुणा 3 से करेंगे तो 270 आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप ये समझिए कि आपने नगरों की संख्या और एफ आई एक्स आई दोनों निकाल दिए। तो सिग्मा एफ आई निकालते हैं, अर्थात कुल नगरों की संख्या, या आप बोल सकते हैं कुल बारंबारता। तो देखिए आप जोड़िए इन्हें, 3 और 10 13 है, और 11 है 24, और 8 32, और 3 35। तो आपके पास सिग्मा एफ आई अर्थात कुल नगरों की संख्या 35 आ गई। आप देखो एक बात गौर करेंगे कि 35 आपको प्रश्न में भी बोला गया था, 35 नगर हैं आपके पास। अगर किसी भी कारणवश आपके 35 नहीं आता तो आपको फिर ये सोचना होता कि आखिर कहाँ आपने गलती कर दी है। तो आप यहाँ से बेसिकली चेक भी कर सकते हैं कि आखिर आपने ये सही जोड़ा है या गलत जोड़ा है। इसी तरीके से आप सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करेंगे, अर्थात इन सभी अवयवों का आप योगफल निकालेंगे। तो देखिए योगफल निकालते हैं, तो देखिए 0 सब अंत में है तो इकाई का अंक तो 0 हो गया। 5 और 0 5 और 7 12 है, और 4 16 है, और 7 23, 3 हासिल के 2 हो गया। 2 और 1 3, और 6 9, और 7 16, और 6 22, और 2 24। तो इस तरीके से 2430 आपके पास आ चुका है। अब आप ये देखो कि आपके को तो माध्य निकालना था। तो देखिए माध्य का फॉर्मूला आपने सीखा था थ्योरी में, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, अर्थात आप एफ आई एक्स आई वाले सभी अवयवों के योगफल को कुल बारंबारता, या यहां पर हम बोल सकते हैं कुल नगरों की संख्या से आप विभाजित करेंगे। तो ये आपके पास हो गया 2430 बटे 35। तो आपको अब देखिए भाग देना होगा, तो कोशिश करें कि आप छोटा छोटा भाग दें। तो देखिए 5 से भाग करेंगे तो ये 7 बार चला गया, और यहाँ पर देखो 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, और 5 छक 30, तो ये 486 बटे 7 आ गया। फिर आप अब 7 से भाग करेंगे, तो देखिए 7 से भाग करेंगे तो देखो 7 से ये यदि आप इसे हासिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 7 छंग 42 आ गया, 66 आया, 7 तीन 63 आया, 7 चौक 28 आया, 7 दूनी 14 आया, 7 अट्ठे 56 आया, 7 पंजे 35 आया। तो इस तरीके से आपके पास देखिए ये पुनरावृत्ति चलती रहेगी अनंत पदों तक। तो यहां से देखिए आपके पास ये माध्य आ गया 69.4। अब यहां से आप देखो, अगर आप सार्थक अंक में लिखना चाहोगे तो तीसरा अंक आपके पास 8 है, अर्थात 5 से बड़ा है, तो आप 2 को बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो आप इसको 69.43 तक लिख सकते हैं। तो ये आपके पास गणितीय रूप में माध्य तो आ गया 69.43। यहां पर अब आप प्रश्न की तरफ देखिए, प्रश्न में आपको बोला गया है कि जो आपको माध्य निकालना है वो साक्षरता दर का है, और साक्षरता दर तो आपने देखा कि प्रतिशत में दी हुई थी। तो अब आप देखिए साक्षरता दर का माध्य निकालेंगे, तो साक्षरता दर का माध्य, तो अब आप आंसर जो देंगे वो प्रतिशत में देंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 69.43%। इस तरीके से आपने इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न भी हल कर दिया है।